अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है और उसके अलावा हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन है। और लास्ट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसके वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है, उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हैलोजिनेशन से। हमें पता है बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शन से बेहतर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करूंगा। तो हैलोजिनेशन हम कहते हैं कि जब हम हैलोजन्स को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं बेंजीन के अंदर, हाइड्रोजन को उतारेंगे और उसकी जगह हम हैलोजन, कोई भी हैलोजन जो है ना उसको उसका रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें आती है फ्लोरीन आ जाती है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ठीक है। जिसमें हम कहते हैं फ्लोरीन बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। उसके अलावा जो ब्रोमीन और क्लोरीन है ये नॉर्मल रिएक्शंस देते हैं, इनको हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, जबकि आयोडीन जो है वो बहुत ही कम रिएक्शन देता है, बाज़ का देता ही नहीं। तो हैलोजिनेशन में जो इसको हमने जितने भी, एक इम्पॉर्टेंट बात पहले आपने याद रखनी है, हम बेंजीन के जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके बेसिकली तीन स्टेप्स होंगे और बाज़ औक़ात हमें चौथा स्टेप भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को याद कर ले तो आपको आपके मसले दूर हो जाएंगे। तो हैलोजिनेशन हम कहते हैं कि हम बेंजीन में क्या ऐड करें, कोई भी हैलोजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन ले लिया है। अब बेंजीन जो है ये रिएक्शन करती है किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जैसे वो कैटलिस्ट यहाँ पे क्लोरीन है तो FeCl3 हो सकता है या AlCl3 हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको जो है करते हैं, फॉर एग्जांपल हम AlCl3 ही यूज कर लेते हैं। तो AlCl3 की मौजूदगी में ये हैलोजन क्या करती है, बेंजीन के ऊपर से एक हाइड्रोजन उतार के हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाती है, हैलोजन जो लग जाती है उसमें, ठीक है। आपको पता है ना इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कि यहाँ पे सब पोजीशन पे हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। ये तो आपको पहले ही पता होगा। इस हाइड्रोजन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है किसको, इस हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया है। ये हैलोजिनेशन इसकी। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, बेसिकली आपने यहाँ पे मैकेनिज्म देखना है इसका, तो मैकेनिज्म में याद रखना है तीन स्टेप्स होंगे इसके। पहला जो है हम कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाएंगे पहले स्टेप में, और याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल हमेशा जो रिएजेंट है, जो कैटलिस्ट है, उनके आपस में रिएक्शन से बनेगा हमेशा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है। तो जो भी आपके रिएजेंट्स होंगे, कैटलिस्ट होगा, उनको आपस में आपने रिएक्ट करवा देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Cl2 है और AlCl3 है। AlCl3 जो है वो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो है ना ये इस तरह की कुछ रिएक्शंस करता है। यहां से क्लोराइड आयन को ये ले लेगा, मतलब इस क्लोरीन, ये क्लोरीन बॉन्ड ऐसे बना हुआ है, ये क्लोरीन की होगी हेट्रोलिटिक फिशन होगी, मतलब कि ये एक क्लोरीन अपने अपने जो लोन पेयर है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके इसके साथ चला जाएगा AlCl और इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। अब ये जो पीछे क्लोरीन बची है पीछे, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पता है ना आपको दो तरह की फिशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन और क्लोरीन है। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी बॉन्ड में, अगर ये इक्वली शेयर्ड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ये हेट्रोलिटिक फिशन है, सॉरी होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में हम कहते हैं कि रेडिकल्स बनते हैं, जबकि यहां पे कौन सी हुई है, यहां पे ऐसा हुआ है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, ये एडिशनल मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के दरमियान, तो एक एटम जो है ना वो दोनों ही ले जाए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज और जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं वैसे एडिशनल बात आपको बता दी है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना इस बहुत ज्यादा यूज होता है। जो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। जब इक्वली एक इलेक्ट्रॉन उधर एक उधर, इसको बोल देते हैं हम ये होमोलिटिक फिशन है। तो हम बात कर रहे थे, अब इसको सिंपल रखते हैं। अब हम अपने, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैं इस टॉपिक पे रहता हूँ। हम बात कर रहे हैं इसकी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जो है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, अब बेंजीन जो है, अब सेकंड रिएक्शन, सेकंड जो हमारा स्टेप है वो होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। अब इसमें अब बेंजीन जो है अपने ये एरो जो है ना हम इस तरह लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अटैक करवाते हैं हम, एरो लगाते हैं हम। अब आपने यहाँ पे देखने के होगा क्या, ये सेकंड स्टेप है हमारा। जब अटैक होगा तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो पहला बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि बेंजीन के तो बॉन्ड पूरे हैं। अगर बेंजीन ने नया बॉन्ड बनाना है तो उसको पहले वाला एक ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए बेंजीन अपना ये बॉन्ड ब्रेक करता है, यहाँ पे लगती है क्लोरीन, बाकी बॉन्ड जो है वो उसी तरह इधर रहेंगे, एक बॉन्ड इधर है और एक इधर है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, इस कार्बन का और इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक हो गया था, जबकि इस कार्बन ने अपना बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ पूरा कर लिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इस कार्बन ने तो पूरा कर लिया अपना बॉन्ड, जबकि इस कार्बन का पूरा नहीं हुआ, तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी भी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्यों हम इससे हट जाएंगे थोड़ा सा। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास चले गए थे ताकि वो इसको दे सके, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये बेसिक बातें ये तो आपको खुद पता होना चाहिए, अगर मैं बताने लगूंगा तो फिर ये तो बहुत सी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये यहाँ से चले जाते हैं इस कार्बन के पास, यहाँ से ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाए। ठीक है, और इस कार्बन के हिस्से में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए। अच्छा, अब ये कदर स्टेबल होता है क्योंकि ये यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, ये जो बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीएससी लेवल में बहुत सी चीजें हैं जो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि एफएससी वाले जो है ना बेसिकली वो देखते हैं इनको, तो इसलिए मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ। अब पहले भी मैंने जो है ना वो थोड़ा सा काफी चीजें बता चुका हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इधर ही रखूँ। अच्छा, थर्ड स्टेप हमारा होगा कि अब हमने इसमें जो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी खत्म हुई है ना, बेंजीन इस टाइम ये था पहले एरोमेटिक, अटैक हुआ है जब इस पे, तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है ना ये खत्म हो गई। बेंजीन चाहता है कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है ना ये दोबारा इसको हासिल हो जाए। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे पहले हाइड्रोजन था, जो अभी यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो कहीं नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, अभी कोई हाइड्रोजन निकला नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसको बोल देंगे हम डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन में क्या करेंगे, बेंजीन जो है एक प्रोटॉन को निकालेगा ताकि बेंजीन क्या कर सके, बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर सके। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, उसको निकालने के लिए ये जो स्पीशीज बनेगी हमारे पास AlCl4- ये अटैक करेगी इस हाइड्रोजन पे, और ये यहां से हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इधर दे जाएगा ताकि ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, बॉन्ड बन जाए, रिंग जो है दोबारा एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब निकली यहां से तो वो इलेक्ट्रॉन देगी और इधर बॉन्ड बन गया, अब रिंग जो है वो दोबारा एरोमेटिक बन चुके हैं हमारा। तो इसको जो है ना हम बताने को बहुत सी चीजें, बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया मैं। इसको हम बोलते हैं जी, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड आपने करना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। प्रोटॉन कौन निकालेगा, जो आपका फर्स्ट टाइम में जो स्पीशी बनी थी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो स्पीशी बनी थी वो आएगी यहाँ पे,
और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलके तो HCl बना लेंगे, और साथ यहाँ से जब क्लोरीन निकल जाएगा तो AlCl3। ठीक है जी। हाँ जी, दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो नाइट्रेशन कैसे करते हैं? नाइट्रेशन में हम HNO3 यूज करते हैं। HNO3 जो है नाइट्रेशन में काम करेगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इससे क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप आ जाता है। दिस इज नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म देखना है, तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमें पता है कि कैटलिस्ट और ये जो रिएजेंट है इन दोनों को रिएक्शन करवाना है। HNO3 प्लस H2SO4। इस रिएक्शन में यहां से NO2 ग्रुप जो है ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। MCQs आया हुआ ये कि इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रेटिंग एजेंट। जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो बेंजीन की नाइट्रेशन में जो नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये रिएजेंट नीचे ऑप्शन लिखा होगा NO2 प्लस, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। तो साथ इसके जो है HSO4 माइनस प्लस H3O। अच्छा, अब पहला स्टेप हो गया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में हमें पता है कि ये अटैक करेगा, तो बेंजीन जो है इसके ऊपर अटैक होगा। सॉरी, NO2 जो है इस तरह होता है, अगर आप देखें ना NO2 को, ठीक है, ऐसे होता है। यहां से इस नाइट्रोजन पे होगा, ठीक है, नाइट्रोजन पे अटैक होगा इस पे, यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा? हमें पता है NO2 और इस यहां पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड और इस कार्बन ने बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब इस कार्बन ने NO2 के साथ बॉन्ड पूरा कर लिया, जो ब्रेक हुआ था वो इसका तो पूरा हो गया है, लेकिन इसका पूरा नहीं हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बाकी बॉन्ड बेंजीन के उसी तरह, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे अभी हाइड्रोजन नहीं उतरी, इसकी हाइड्रोजन जो है अभी उसी तरह है। बाकी सारी यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, इधर तमाम जगह पे भी हाइड्रोजन है, अभी कहीं से भी हाइड्रोजन नहीं उतरी, सिर्फ अभी जो है वो एडिशन हुई है NO2 की। अब हो गया, तो इसके बाद थर्ड स्टेप हमें पता है क्या होता है। थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि होगी, अब इसमें डीप्रोटोनेशन होगी, ये प्रोटॉन निकालेंगे ताकि प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे और बेंजीन दोबारा से एरोमेटिक हो जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बेंजीन एरोमेटिक है। बेंजीन नहीं चाहती कि इसकी एरोमेटिसिटी जो है ना ये दाव पे लगे, ये खत्म हो जाए। तो बेंजीन अटैक, इस पे अटैक हुआ बेंजीन पे, तो अब ये बेंजीन अपनी जो एरोमेटिसिटी है उसको वापस लेना चाहती है, तो उसके लिए प्रोटॉन यहां से निकलेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन में हमें पता है क्या होगा। थर्ड स्टेप इसमें अब रिएजेंट जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सेकंड नाइट्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसके साथ जो स्पीशीज बनती है वो यहाँ पे आता है। HSO4 माइनस, ये यहाँ से प्रोटॉन लेके तो ये बन जाएगी H2SO4, और यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन को दे देंगे ताकि बेंजीन जो है क्या हो जाए, अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर ले, बेंजीन एरोमेटिक हो जाएगी, यहाँ पे NO2 जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये मैकेनिज्म है नाइट्रेशन का, जिसमें हमने
यहाँ पे भी हमने 3 स्टेप पढ़ने हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पहला जनरेशन करनी है इलेक्ट्रोफाइल की, फिर हमने क्या करना है, अटैक करवाना है, और अटैक करवाने के बाद क्या करवाना है, डीप्रोटोनेशन करवानी है, ताकि बेंजीन जो है उसको दोबारा से एरोमेटिक बन जाए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम सल्फोनिक ग्रुप जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, SO3H SO3H जो है ना उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ही कैटलिस्ट के तौर पे भी काम करेगा, मतलब इसमें जो है वो रिएक्शन में यही इसके मैकेनिज्म में मैं आपको बताऊं कि इसको यहाँ पे भी क्यों लिखा हमने। तो इससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, सल्फोनिक ग्रुप, तो इसको बोल देते हैं ये क्या है, सल्फोनेशन है। इसके मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होता है, मैकेनिज्म में पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करवानी है, तो जो रिएजेंट है और जो कैटलिस्ट है उनका आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ये मैं बता चुका हूं पहले भी। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसका भी बाकायदा मैकेनिज्म है जो यहाँ पे हमने नहीं करना इस लेवल पे। आप जब बीएससी या बीएस ऑनर्स में जब पढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इससे किस तरह जो है ना वो रिएजेंट प्रोड्यूस होता है। तो फिर सल्फोनेशन में जो सल्फोनेटिंग एजेंट है वो SO3 होता है प्लस HSO4 माइनस और साथ। ठीक है, अच्छा सल्फोनेशन जो है ये एक और तरीके से भी करवा सकते हैं हम, वो कैसे है वो मैं अभी बताने लगा हूं आपको। अच्छा सेकंड स्टेप है हमारा, अब क्या होता है, अटैक होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो बेंजीन अब यहाँ पे SO3 जो है वो एक्ट करेगी, तो एरो जो है हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन है। तो बेंजीन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा S, पहले एक एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नए बॉन्ड बनाने हैं तो ओल्डर बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। बेंजीन अब नई बॉन्ड ब्रेक करेगा, जबकि सल्फर और ऑक्सीजन एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा O-। ठीक है, यहाँ पे जो है बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाली कार्बन के पास चले गए, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम यहाँ पे जो है ना वो हाइड्रोजन शो करवा लेते हो। अब थर्ड स्टेप जो है वो होता है डीप्रोटोनेशन का, कि हमने यहाँ से अब प्रोटॉन निकालना है ताकि क्या हो जाए, हमारा जो रिंग है वो एरोमेटिक हो जाए। बेंजीन जो है वो अपनी एरोमेटिसिटी गेन करना चाहती है, किसी भी सूरत में उसको नहीं खोएगी। तो अब इसकी जो है वो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए डीप्रोटोनेट SO3 माइनस, और ये क्या होगा इसमें, यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन शो करवा लेते हैं क्योंकि अभी कोई हाइड्रोजन नहीं निकला। ठीक है, अभी सिर्फ SO3 माइनस आया है, अभी कोई चीज निकली नहीं है। तो यहाँ से HSO4 माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन को लेके H2SO4 बन जाएगा। एक हाइड्रोजन है पहले, एक ये लेके H2 हो जाएगा SO4, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दीजिएगा, दोनों प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगी ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए और रिंग जो है दोबारा एरोमेटिक बन जाए। ये एरोमेटिक बन जाएगा और SO3 माइनस। अब इसमें हमें फोर्थ स्टेप भी करना पड़ेगा, जिसमें अब हमने प्रोटोनेशन करनी है, मतलब SO3 को प्रोटॉन चाहिए, तो वो प्रोटॉन जो है ले सकती है एसिड से ले सकती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिडिक कंडीशन है, तो ये प्रोटॉन लेके तो क्या बना लेगा SO3H।
ठीक है, तो ये है ये सल्फोनेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम कहते हैं कि ये सेम जिस तरह रिएक्शन बेंजीन दूसरे रिएक्शन करता है, इससे पहले भी हमने जो कर ली है नाइट्रेशन, उसके अलावा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी सेम मैकेनिज्म के थ्रू होती है, लेकिन अब हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप लेके आना, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना, और असाइल ग्रुप, असाइलेशन, ये दो स्टेप्स जो हैं, ये दो रिएक्शंस जो हैं, इनको स्पेशल नाम दे देते हैं हम कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस है। अदरवाइज ये इसमें इसके मैकेनिज्म में या इसके जो स्टेप्स, जितने हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं वो सब कुछ सेम है। तो असाइल ग्रुप भी इसमें जो है वो, ये दो जो रिएक्शंस है, इसको हम, इन दोनों को हम अल्काइलेशन या असाइलेशन करवाना फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस कहलाते हैं। वन बाय वन अगर हम देखें तो पहले अल्काइलेशन देख लेते हैं इसको। अल्काइलेशन में बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप लेके आना है। तो अब जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, हमें पता है बेंजीन के रिएक्शंस जो हैं ये किसके मौजूदगी में होते हैं, ये किसी भी कैटलिस्ट के मौजूदगी में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 यूज कर लेते हैं या FeCl3 यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको अल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा और इसके साथ आपको FeCl3 यूज कर ले, AlCl3 भी यूज कर सकते हैं आप। FeCl3 यूज कर, अगर Cl है तो Cl यूज कर लेंगे, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, अल्काइल ब्रोमाइड है, तो FeBr3 भी यूज कर सकते हैं आप। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने क्या करवा दिया है, अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप लेके आए। इसके मैकेनिज्म में हमने 3 स्टेप्स पढ़े हैं। पहला स्टेप जो है वो होगा जनरेशन, बेसिकली 3 स्टेप्स ही होंगे इसके भी। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में ये जो आपका रिएजेंट है और कैटलिस्ट ही आपस में रिएक्ट करेंगे, हमेशा ऐसा ही होता है। पिछले जो है वो अगर आपने रिएक्शंस देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं इसको डिटेल में बता चुका हूं कि ये रिएजेंट जो जिसका रिएक्शन करवाना है अंदर, जो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, पहले स्टेप में वो आपस में रिएक्शन करते हैं हमेशा, ताकि क्या हो सके, जनरेट हो सके इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे अब जो है वो क्लोराइड इसके साथ मिल जाएगा FeCl4 माइनस, और साथ क्या हो जाएगा R पॉजिटिव। मतलब कि जो अल्काइलेशन में जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस होते हैं। ये कार्बन होगी ना, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उनको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइंस जो है, कार्बोकेटाइंस अल्काइलेशन के जो है वो रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एजेंट होते हैं। अब सेकंड स्टेप में हमें पता है कि ये अटैक करेगा बेंजीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी अटैक, हम एरो जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही लगाते हैं, जिस तरफ वो इलेक्ट्रॉन मूव करे। अच्छा, अब हमें पता है कि इस कार्बन पे अगर ये अटैच हुई है तो यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चले जाएंगे और इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी जो दोनों बॉन्ड है वो उसी तरह रहेंगे। अब ये हाइड्रोजन हम शो कर लेते हैं। अब क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं उतरी, बाकी भी हाइड्रोजन 5 लगी हुई है, कहीं नहीं गई, कोई भी नहीं हाइड्रोजन निकली यहाँ से। जबकि थर्ड स्टेप में हम करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया, यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो बेंजीन है उसकी एरोमेटिसिटी जो है ना वो लूज हो गई है, एरोमेटिक नहीं रही है। तो ये बेंजीन को रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए तो क्या करेगी, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये यहाँ पे बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो R और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे FeCl4 ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के तो क्या बना, FeCl3 दोबारा जनरेट हो जाएगा, HCl बनेगा और इसके साथ ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा, ताकि रिंग जो है वो क्या बन जाए, दोबारा एरोमेटिक बन जाए, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया, बाकी दोनों बॉन्ड जो है वो उसी तरह हो। तो ये क्या हो गया जी, इसको हम बोल देते हैं कि अल्काइलेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये अल्काइलेशन है। इसके बाद
इसके बाद हमने करना है रिएक्शन इसका। वैसे यहाँ पे आप AlCl3 यूज करें तो वो बेहतर है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं असाइलेशन। इसको दोबारा लिख लेता हूं। असाइलेशन, असाइलेशन में हम कहते हैं कि बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना है हमें, ठीक है। तो असाइल ग्रुप लेके आने के लिए हमें असाइल हैलाइड से रिएक्शन करवाना पड़ेगा इसका, बेंजीन का। बेंजीन जो है ये असाइल क्लोराइड, ये मौजूदगी होगी इसमें कैटलिस्ट AlCl3 और क्या होगा बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये असाइलेशन हो गई है, असाइल बेंजीन बन गई। अब अगर हम देखें तो इसका मैकेनिज्म, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा स्टेप है इसमें? पहला स्टेप सेम उसी तरह जनरेशन करनी है हमने, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में पहला स्टेप जो है वो क्या होता है कि जो आपका रिएजेंट है, जो कैटालिस्ट है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। असाइल क्लोराइड और AlCl3 रिएक्शन करेंगे आपस में। यहां से जो क्लोरीन है ये AlCl3 के पास चले जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन में ले जाएगी यहाँ से AlCl4 माइनस, और पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा RC++O प्लस, ठीक है। ये बन गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है वो अटैक करेगी, अटैक होगा बेंजीन पे। तो बेंजीन पे जब अटैक होगा, कैसे होता है अटैक? इसको इस तरह लिख लेते हैं हम। अब एरो जो है हम यहां से इस तरफ लगाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अच्छा, क्या होता है हमेशा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर लेनी और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगाना, बाकी बॉन्ड उसी तरह। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? थर्ड स्टेप में बेंजीन जो है ये दोबारा क्या होना चाहती है? अब बेंजीन रिंग जो है ये एरोमेटिक होने जाता है, तो स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करनी है, तो अब हमने करना है इसको हाइड्रोजन शो की है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड उसी तरह। अब इसको AlCl4 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, AlCl4 माइनस यहाँ से हाइड्रोजन लेके, तो अब हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देंगे, ताकि बेंजीन में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, और ये बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक हो जाए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें इस टाइम 1 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड, ठीक है। जी BSc लेवल की बातें हैं, BSc वालों को इस चीज से समझ आती होगी, अगर BSc वाले देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन 2 और आ जाएंगे, तो बेंजीन जो है ये एरोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे असाइल ग्रुप है ये, और साथ क्या बनेगा? HCl, और कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेता है, लेकिन एंड पे उसी तरह रीजनरेट हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम नहीं होता।